हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इकोलॉजी का पहला चैप्टर जीव तथा समष्टियां, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसे। जैविक विश्व बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लुभावनी विविधता, डाइवर्सिटी और आश्चर्यजनक जटिलता पाई जाती है। तो जैविक विश्व बायोलॉजिकल वर्ल्ड क्या होता है? जीवों के, सभी जीवों को मिला के एक वर्ल्ड बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? जैविक विश्व। उसमें क्या लुभावनी विविधता, मतलब उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है। डाइवर्सिटी मतलब कई सारे प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और आश्चर्यजनक जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। देखो, विविधता का मतलब क्या होता है कि कई टाइप के जीव पाना, जैसे गाय गाय का पाया, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, इस टाइप से कई टाइप के ये जीव पाए जाते हैं। इन सबको अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी, ठीक है। और जटिलता जटिलता का क्या जटिलता का मतलब क्या होता है? एक तरफ देखो सरल जीव जैसे अमीबा होते हैं, एक अमीबा होता है सिर्फ जिसमें एक एक ही सेल होती है, अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? सरल जीव है। और एक तरफ जटिल जीव होता है, जटिल जीव जैसे मानव होता है, मानव, हाथी, घोड़ा। तो जो जैविक वर्ल्ड होता है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड होता है, उसमें दो चीज पाई जाती है, क्या? लुभावनी विविधता, डाइवर्सिटी, एंड आश्चर्यजनक जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब होता है कि कई प्रकार के जीवों का पाया जाना, जैसे घोड़ा, बकरी, भैंस, ऊंट, तोता, ठीक है, इस टाइप से। और जटिलता क्या होती है? मतलब सरल सरल जीव भी पाना, और सरल से लेके जटिलतम जीव पाया जाना, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट। जीव विज्ञानीय संगठन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न स्तरों, लेवल्स पर अन्वेषी प्रक्रमों, इन्वेस्टिगेशन से इसकी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकते हैं। देखो, जीव विज्ञानी संगठन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? जो जो जीव होते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो मतलब एक इसके कई सारे लेवल हैं जिनको अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उन उन पे उन इन हर एक लेवल पे अपन इन्वेस्टिगेशन करके अपन कॉम्प्लेक्स, इसकी जो जैविक उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है, अपन उसे समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी लेवल होते हैं, उन पे अपन जांच पड़ताल, अन्वेषी प्रक्रम मतलब इन्वेस्टिगेशन, मतलब जांच पड़ताल करके इसकी जटिलता, कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सकते हैं, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञानीय संगठन होते क्या है। तो देखो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के संगठन, जीव विज्ञानीय संगठन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होते क्या है? तो देखो, इसमें क्या होता है, जो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, बृहद बृहद अणु होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस फैट, ये बृहद अणु होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। ये जब आपस में मिल जाते हैं ना, ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे? कोशिकाएं बनाएंगे, सेल। इनने आपस में मिलके क्या बनाया? सेल बनाया, ठीक है। ठीक है, सेल बनाया। और कई सारी सेल आपस में मिलके क्या बनाएंगी? ऊतक बनाएंगे, ऊतक, टिश्यू। और कई सारे ऊतक आपस में मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन, अंग बनाएंगे। कई सारे अंग आपस में मिलके क्या बनाएंगे? वेस्टिज्यू, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। और कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके आपस में क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन, समष्टियां, जनसंख्या, पॉपुलेशन। और कई सारी पॉपुलेशन, जैसे गाय की पॉपुलेशन, भैंसों की पॉपुलेशन, हाथी की पॉपुलेशन, मतलब कई सारे हाथी की पॉपुलेशन मिलके, ये सब कई सारी पॉपुलेशन आपस में मिलके क्या बनाएंगी? कम्युनिटी बनाएंगी, समुदाय बनाएंगी, ठीक है। और कई सारी कम्युनिटी मिलके क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम, पारितंत्र बनाएंगे। और कई सारे पारितंत्र मिलके क्या बनाएंगे? जियोम बायोम बनाएंगे। तो ये देखो, ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल हैं। सो ठीक है, जैसे क्या मैक्रोमोलिक्यूल हो गया, ठीक है। उस मैक्रोमोलिक्यूल आपस में कई सारी मैक्रोमोलिक्यूल आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कोशिकाएं बनाएंगे। कई सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? ऊतक बनाएंगे। ऊतक आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? अंग, ऑर्गन बनाएंगे। कई सारे अंग आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, वेस्टिज्यू बनाएंगे। कई सारे जीव मिलके आपस में क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन, जैसे कई सारे मानव मिलके क्या बनाएंगे? ह्यूमन पॉपुलेशन बनाएंगे। और ह्यूमन पॉपुलेशन, हाथी की पॉपुलेशन, गाय की पॉपुलेशन, ऐसे टाइप से कई पॉपुलेशन इकट्ठे होकर क्या बनाएंगी? समुदाय, कम्युनिटी बनाएंगे। और कई सारी कम्युनिटी आपस में मिलके क्या बनाएंगे? पारितंत्र, पारितंत्र मिलके आपस में क्या बनाएंगे? जियोम। तो देखो, अपन बात करें तो देखो, अपन जटिलता की बात करें तो देखो, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
फैट वगैरह, ठीक है। इनसे क्या बोली, सेल, सेल इनकी तुलना में ज्यादा जटिल है। सेल से क्या बना, ऊतक, ऊतक कोशिकाओं की तुलना में ज्यादा जटिल है। ऊतक आपस में मिलकर क्या बनेंगे, अंग, अंग इनकी तुलना में ज्यादा जटिल। इस टाइप से जटिलता बढ़ती जा रही है जीवोम तक। मतलब सबसे सरल कौन है, बृहद अणु, और सबसे जटिल कौन है, बायोम, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। जीव विज्ञानीय संगठन के किसी भी स्तर, लेवल पर मन में दो सवाल आ सकते हैं। देखो अपन ने अपने अभी पहले पढ़े थे जीव विज्ञानीय संगठन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी स्तर पर, जैसे मौलिक, सेल, ऊतक, अंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, किसी भी स्तर पर अपने मन में कौन से दो सवाल आ सकते हैं। पहला, कैसे और क्यों, मतलब ये संगठन कैसे बने थे और ये संगठन, ये लेवल क्यों बने थे, ठीक है। जैसे कि अपन इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम बाग में बुलबुल को गाते सुनते हैं, जब अपन सुबह सुबह अपन किसी भी गार्डन में जाते हैं तो पक्षियों को गाते हुए सुनते हैं। बुलबुल एक पक्षी है, जो अपन किसी भी गार्डन में जाए सुबह तो बाग में पक्षी को सुनते हुए देखते हैं, तो अपने मन में क्या है, दो सवाल आते हैं। पहला सवाल होता है पक्षी कैसे गाते हैं, दूसरा सवाल आता है पक्षी क्यों गाता है। इसी प्रकार जीव विज्ञानी संगठन के बारे में अपन सोचे तो ये संगठन क्यों बने और ये संगठन कैसे बने, ठीक है, मतलब ये लेवल कैसे बने और क्यों बने। तो अपन इसे पक्षी के एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब अपन सुबह बाग में जाते हैं तो दो सवाल आते हैं, अपन किसी पक्षी को गाते हुए देखते हैं तो पक्षी कैसे गाता है, पक्षी क्यों गाता है। जब भी किसी भी क्वेश्चन में कैसे आता है, कोई भी कि तुम ये काम कैसे करते हो, तो कैसे का मतलब अपन अपन क्या जानना चाह रहे हैं, क्रियाविधि जानना चाह रहे हैं, मतलब अब मतलब उसकी मैकेनिज्म क्या है, क्रियाविधि क्या है, ठीक है। और अब पक्षी क्यों आता है, जब भी किसी वर्ड में क्यों आता है, किसी भी क्वेश्चन में क्यों आता है, तो क्यों का मतलब होता है कि क्यों का, क्यों जब भी अपन पूछते हैं क्यों, तो इसका मतलब होता है उस प्रक्रम का अपन महत्व जानना चाहते हैं कि आखिर इस प्रोसेस का महत्व क्या है, आखिर इस चीज का महत्व क्या है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अपन अपन इसका उत्तर देखेंगे पक्षी कैसे गाता है। इसका उत्तर है पक्षी में वॉइस बॉक्स तथा कपमान अस्थि, वाइब्रेटिंग बोन का प्रचालन ऑपरेशन से हो सकता है। मतलब पक्षी कैसे गाता है, तो पक्षी के गाने के लिए क्या होता है, उसके अंदर जो वाक्य यंत्र होता है जिसे अपन वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जैसे अपने अपने गले में लैरिंग्स होता है ना, तो उसी प्रकार से पक्षियों में वॉइस बॉक्स होता है, तथा कपमान अस्थि कुछ, तथा और क्या होता है, वाइब्रेटिंग बोन होती है। मतलब पक्षी में दो चीज होती है, वॉइस बॉक्स और वाइब्रेटिंग बोन। इन दोनों के ऑपरेशन, मतलब इन दोनों के काम करने से पक्षी गा सकता है, कोयल गा सकती है, ठीक है। जैसे अपने में लैरिंग्स होता है, अपने कंठ में होता है ना, इसी प्रकार में वॉइस बॉक्स होता है, वाइब्रेटिंग बोन होती है, कपमान अस्थि, वाइब्रेटिंग बोन। इन दोनों के काम करने से पक्षी गाता है, ठीक है। और पक्षी क्यों गाता है, इसका उत्तर क्या है, प्रजनन ऋतु, ब्रीडिंग सीजन बोलते हैं, मतलब प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने के लिए, मतलब देखो प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपना साथी ढूंढने के लिए, उससे बात करने के लिए पक्षी गाता है, जिससे कि वो अपने अपने साथी से मिले और बच्चे पैदा करे, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। जब जब अपन जब अपने चारों ओर नेचर, प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसी प्रकार के सवाल मन में आएंगे। जैसे देखो अपने चारों, मतलब नेचर, मतलब अपने चारों जो भी चीजें हैं उन सबको अपन क्या बोलते हैं, नेचर बोलते हैं। तो अब जब अपन नेचर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपन चीज को देख रहे हैं तो अपन उसमें कैसे और क्यों शब्द जोड़ दो, तो ये होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, ये चीज कैसे होती है, ये चीज क्यों होती है, ठीक है। तो अपन जब नेचर को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसी प्रकार के सवाल मन में आएंगे। जैसे जैसे अपन ने पहले देखे थे पक्षी कैसे गाता है, पक्षी क्यों गाता है, इसी प्रकार के कई सारे सवाल अपने मन में आएंगे। जैसे अपन पहला सवाल लेते हैं, रात में खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद क्यों होते हैं। मतलब देखो जो फूल रात में खिलते हैं वो आमतौर पर सफेद क्यों होते हैं और किसी रंग के क्यों नहीं होते हैं, तो इसका उत्तर क्या है, सफेद रंग अपने पे पड़ने वाली सारी लाइट को परावर्तित कर देता है। देखो बच्चों, तो जो सफेद रंग होता है वो क्या करता है, अपने पे पड़ने वाली सारी लाइट को, प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे ये सोचो, ये कोई सफेद फूल है, इसमें यहाँ से लाइट आ रही है, एक लाइट, ये आ रही दूसरी लाइट, और ये आ रही तीसरी लाइट की किरण आ रही है, ठीक है। अब ये सफेद, अगर ये सफेद कलर है, व्हाइट कलर का फूल है, तो ये सारी की सारी लाइट को परावर्तित कर देगा, सारी की सारी लाइट को परावर्तित कर देगा। इससे क्या होगा, जो पॉलिनेटर होगा ना उसकी आंखों में ये लाइट, पॉलिनेटर की आंखों में ये लाइट इंटर करेगी सारी की सारी लाइट, तो वो आराम से देख लेगा इस फूल को, ठीक है। और इस फूल को आराम से देखने के बाद वो इसे पहचान लेगा, फूल के पास आ जाएगा, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन है, भ्रमर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद है, नेक्टर है। तो देखो, भ्रमर पॉलिनेटर को कैसे पता चलता है कि किस फूल में मकरंद नेक्टर है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, जो भ्रमर क्या बोलते हैं, पॉलिनेटर को, जो मतलब कोई भी कीट वगैरह जो फूल के पास आता है। तो क्या, नेक्टर वाले फूल विशेष इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। तो देखो, जिन भी फूल में नेक्टर होता है ना, वो क्या एक विशेष प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये मतलब साइंटिफिक न्यू स्टडी है, उसके हिसाब से बताया गया है कि नेक्टर वाले फूल एक विशेष इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जो कि भ्रमर को यानी इंसेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। तो देखो, जो कैक्टस यानी नागफनी का पौधा होता है, उसमें इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। जैसे कि देखो, कैक्टस ऐसा होता है, इस टाइप से रहता है ये, और इसमें बहुत सारे इस टाइप से कांटे लगे रहते हैं, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से एक पौधा होगा, देखना नेट पर सर्च करके। ठीक है, तो इसका क्या अंतर है, जो कैक्टस के जो कांटे होते हैं ना, वो क्या है, वास्तव में पत्ती हैं, पत्ती रूपांतरित होके कांटे बन गई हैं। और ऐसा क्यों करती हैं, पत्तियां कांटे में क्यों बन जाती हैं, जिससे क्या है, बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन द्वारा जल की हानि को रोकने के लिए। तो देखो, जो ये कैक्टस होते हैं ना, ये क्या है, बहुत गर्मी वाले इलाके में, जैसे राजस्थानी जैसे मतलब बहुत गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। तो वहां पे क्या है, पानी कम होता है, और पानी की हानि को रोकने के लिए इनकी पत्तियां क्या है, कांटों में बदल जाती है। इसे अपन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, चूजे कैसे अपनी माँ को पहचानते हैं। तो देखो, इसका आंसर है इम्प्रिंटिंग द्वारा। देखो, चूजे क्या होता है, जैसे ही चूजे मतलब मुर्गी के बच्चे अंडे में से निकलते हैं, तो क्या होता है, जैसे वो अंडे से निकलते हैं, जैसे वो पहली चीज को देखते हैं, कोई भी पहली चीज देखे तो वो चीज उनके दिमाग में छप जाती है। इसको बोलते हैं अपन इम्प्रिंटिंग। मतलब जब चूजे अपनी जिंदगी में पहली बार कोई भी चीज देखते हैं, वो उनके दिमाग में छप जाती है, उसे बोलते हैं इम्प्रिंटिंग। तो जैसे ही चूजे अपने अंडे से निकलते हैं ना, तो अपनी माँ को देखते हैं, तो उनके मन में माँ की इमेज छप जाती है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इम्प्रिंटिंग। तो चूजे अपनी माँ को कैसे पहचानते हैं, इम्प्रिंटिंग द्वारा। अपन मतलब इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कि कैसे और क्यों वाले कई सारे क्वेश्चन आएंगे, पर आप एनसीईआरटी में इतने दिए तो इनका आंसर मैंने बता दिया। अब अपन आगे पढ़ेंगे, पारिस्थितिकी इकोलॉजी होती क्या है। ठीक है, तो देखो, इकोलॉजी में अपन क्या करते हैं, दो चीजों के बीच, देखो इको पहले अपन पढ़ लेते हैं, पारिस्थितिकी इकोलॉजी। इसमें अपन क्या करते हैं, जीवों के बीच या फिर जीव तथा भौतिक पर्यावरण, एबायोटिक पर्यावरण दोनों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। तो देखो, पारिस्थितिकी में क्या, अपन जीवों के बीच मतलब दो जीवों के बीच कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, उनका अध्ययन करेंगे। या फिर एक जीव और उसके आसपास के भौतिक पर्यावरण के बीच, मतलब अगर जैसे तापमान, पानी, ठीक है, इस टाइप से, मतलब अगर गर्मी बढ़ जाए तो जीव क्या करेगा, सर्दी पड़े तो क्या करेगा जीव। ठीक है, तो जीव तथा भौतिक पर्यावरण मतलब तापमान, पानी वगैरह, ये भौतिक पर्यावरण में आते हैं। ये बायोटिक दोनों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया, मतलब इस टाइप की सारी इन दोनों के बीच जो पारस्परिक क्रिया हो रही हैं, उनका अध्ययन अपन किस में करते हैं, पारिस्थितिकी में। तो पारिस्थितिकी में अपन किसकी स्टडी करते हैं, जीवों के बीच होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का, या फिर जीव तथा भौतिक पर्यावरण के बीच होने वाली इंटरेक्शन का अध्ययन अपन करते हैं पारिस्थितिकी में। इकोलॉजी जीवीय संगठन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, अपन ने पढ़े थे वही, सेल, ऑर्गन, टिश्यू, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, ये सब क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या इकोलॉजी जीवीय संगठन के 4 स्तर से संबंधित है। तो देखो, इकोलॉजी है ना, वो क्या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्तर से संबंधित है। सबसे पहला स्तर क्या है, जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है, समष्टि, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तीसरा क्या है, कम्युनिटी, समुदाय। और चौथा क्या है, बायोम। तो जो इकोलॉजी होती है ना, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के 4 स्थल से संबंधित है। तो इनको अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन आता है नहीं रहा। पहला क्या है, जीव। दूसरा क्या है, पॉपुलेशन। तीसरा क्या है, कम्युनिटी। चौथा क्या है, बायोम। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, इस अध्याय में पारिस्थितिकी इकोलॉजी को निम्न स्तर पर अध्ययन करेंगे। अपन ने इस अध्याय में इकोलॉजी को कौन कौन से लेवल पढ़ेंगे। पहला है जीव के लेवल पे, ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, मतलब अगर अपन तापमान बढ़ा दिया जाए तो जीव क्या करेगा, तापमान कम कर दिया जाए तो जीव क्या करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, पॉपुलेशन लेवल पे पढ़ेंगे, मतलब किसी पॉपुलेशन में मतलब ज्यादा मेंबर आ गए, मतलब बाहर से लोग आ गए किसी एक गांव में, वहां पे एक पॉपुलेशन, वहां में उस गांव में बाहर
बाहर से लोग आ गए तो क्या होगा, वहां से लोग चले गए तो क्या होंगे। ठीक है, तो दो लेवल पे अपन इस अध्याय में इकोलॉजी का अध्ययन करेंगे, पहला ऑर्गेनिज्म, दूसरा पॉपुलेशन। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का कंप्लीट। अपन आगे पढ़ेंगे बाद में। थैंक यू दोस्तों।